हाँ, पदवियाँ और उपहारों भेंट आदि की बात करें तो राज्याभिषेक के समय या किसी पर विजय पाने की खुशी में, किसी शत्रु को पराजित करने की खुशी में राजा लोग अपनी बड़ी बड़ी उपाधियां ग्रहण करते थे। सम्राट लोग बहुत बड़ी बड़ी उपाधियां लेते थे और जो उपाधियां धारण करते थे तो उसका एक सेरेमोनियल, एक पर्व के रूप में एक कार्यक्रम आयोजित होता था जिसमें उद्घोषक यानी उद्घोषणा करने वाला वह बड़े लयबद्ध तरीके से और गुंजायमान तरीके से बहुत जोर जोर से लय के साथ इन उपाधियों की घोषणा करता है। और ये उपाधियों की घोषणा करते समय जो दृश्य रहता है, विहंगम दृश्य, उसको देखकर सभी लोग बड़े आश्चर्यचकित होते थे। विस्मयकारी दृश्य रहता था और साथ ही साथ बड़ी प्रसन्नता भी होती थी कि उनके सम्राट इतने बड़े उपाधि के, इतने बड़े ओहदे के लायक हैं। मुगल सिक्कों में राजसी न्यायाचार के साथ शासक की बाकायदा पूरी पदवी लिखी जाती थी, अंकित की जाती थी और मुगल बादशाहों द्वारा योग्य व्यक्तियों को बड़ी ऊंची ऊंची पदवियां प्रदान की जाती थी। इसे एक मान सकते हैं कि मुगल राजतंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग था, लोगों को अपने पक्ष में रखने का, लोगों को अपने द्वारा समर्पण का सम्मान करने का। किसी व्यक्ति द्वारा धारण की जाने वाली उपाधियां दरबारी पदानुक्रम में उसकी उन्नति का प्रतीक थी। जैसे जैसे उनकी पदोन्नति होती थी, उस उपक्रम में जैसे जैसे आगे बढ़ते थे, उनकी उपाधियां भी तदनुसार बदलती रहती थी, परिवर्तित होती रहती थी और इस बात का प्रतीक थी कि वह वर्तमान में किस स्थान पर अपने दरबार में है। आसफ खान एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद था, बहुत महत्वपूर्ण पदवी थी, बहुत महत्वपूर्ण उपाधि थी आसफ खान, और जिसे जो सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च मंत्री होते थे उनमें से किसी एक को दिया जाता था। ये जो पदवी थी, ये जो उपाधि थी, इसकी शुरुआत पैगंबर शासक सुलेमान के मंत्री से हुआ था, ऐसा माना जाता है। मुगल सम्राट औरंगजेब ने अपने दो उच्च पदस्थ राजदूतों जय सिंह और जसवंत सिंह को मिर्जा राजा की पदवी प्रदान की। इसे पाने के लिए कई बार तो पैसा दे के लेने की भी प्रथा थी और ये उन लोगों के द्वारा स्वीकार्य भी था कि अर्जित करने के लिए, यदि अतिरिक्त पदवियों को अर्जित करना है तो शासन को पैसा दो और उसकी एवज में ये अतिरिक्त उपाधियां, अतिरिक्त पदवी सम्राट द्वारा दी जाती थी। उदाहरण के लिए मीर खान अपने नाम में आलिफ अर्थात अ अक्षर लगाकर उसे आमिर खान करना चाहता था, तो मीर खान अपने नाम के आगे अ लगाने के लिए उसने औरंगजेब को 1 लाख रुपए की पेशकश की थी। तो इस प्रकार पदवियां, उपहार और भेंट, ये तत्कालीन समाज में अपनी स्थिति को बताने के कई तरीके थे, विशेषकर दरबार में। पुरस्कारों में खिल्लत भी प्रदान किया जाता था। अब खिल्लत क्या है? खिल्लत ऐसी चीज है जो राजा जिसे कभी न कभी पहना हुआ हो, कभी न कभी उसका उपयोग किया हो सम्राट ने, एक ऐसी वस्तु जिसे कभी न कभी उपयोग किया हो, और चूंकि उसने उपयोग किया है,
ऐसा माना जाता था कि मानो उसके द्वारा उपयोग करने के बाद उस वस्तु में राजा के कुछ अंश मानो आ गए हों और एक तरीके से आशीर्वाद स्वरूप राजा उसे उपहार के रूप में किसी को देता था। तो इसे हम खिल्लत कहते हैं। इस प्रकार ये सम्राट के आशीर्वाद का प्रतीक बन गया। एक दूसरा पुरस्कार और हुआ करता था, दूसरे तरह का उपहार जो उस समय दिया जाता था, जिसे कहते थे सरप्पा। सरप्पा ये मूलतः 3 भागों में होता था। इसके 3 हिस्से होते थे। पहला जामा, दूसरा पगड़ी और तीसरा पटका। एक तरह की एक पोशाक है समझ लीजिए, जिसके ये 3 भाग हैं। तो ये 3 भागों को मिलाकर सरप्पा कहा जाता था। ये जो उपहार के रूप में दिया जाता था, तो बादशाह या सम्राट सामान्यतः रत्न जड़ित सरप्पा लोगों को उपहार में देता था। प्रायः ज़्यादा से ज़्यादा उसमें रत्न होते थे। और इसके बाद एक तीसरा तरह का उपहार जो बहुत कम दिया जाता था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था। कम इसलिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण अवसरों पर ही वो दिया जाता था। वह कहलाता था पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार, पद्म पुरस्कार एक तरीके का एक कमल का प्रारूप है समझ लीजिए। कमल की मंजरिया वाला रत्न जड़ित गहनों का सेट। तो क्योंकि वो कमल के रूप में है, इसलिए उसे पद्म पुरस्कार कहते थे। और ये जो सेट था, यह विशिष्ट अवसरों पर विशिष्ट उपहार के रूप में गिने चुने लोगों को दिया जाता था। इसे अत्यधिक विशिष्ट परिस्थितियों में ही बादशाह दिया करते थे। इन भेंटों के अतिरिक्त, इन उपहारों के अतिरिक्त जो राजा के द्वारा दिए जाते थे, लोगों की प्रशंसा में, लोगों के सम्मान में, लोगों के गुणों की प्रशंसा में, ऐसे भी हमें उदाहरण मिले हैं जहां राजा को भी भेंट या उपहार दिए जाते थे। बल्कि सच्चाई तो ये है कि दरबारी लोग कभी भी राजा से जब भेंट करते थे तो खाली हाथ नहीं करते थे। अवश्य कुछ ना कुछ वो अपने साथ ले जाते थे। दरबारी लोग कुछ ना कुछ भेंट देते थे। और ये भेंट किस रूप में होती थी? मूलतः वो एक तरीके से धन के रूप में होती थी, जिसे हम कह सकते हैं कि वे नज़ के रूप में थोड़ा सा धन दे देते थे, जिसे हम नज़ कहते हैं। और नहीं तो ज़्यादा धन देते थे, बड़ी मात्रा में विशाल धन देते थे। धन मात्रा यदि बड़ी रहती थी तो उसे पेशकश कहा जाता था। तो इस प्रकार राजा को भी दरबारियों से भेंट और उपहार आदि मिलते थे, और दरबारियों के लिए अपरिहार्य था कि वे खाली हाथ सम्राट के सामने पेश ना आए। इन भेंटों के अलावा जो दरबारियों और राजाओं के बीच में, सम्राटों के बीच में होती थी, एक दूसरा तबका भी हुआ करता था राजनयिकों का। अकबर के काल में या मुगल काल में हमने सुना है, जाना है कि पुर्तगाल से लोग आए, उसके अलावा इंग्लैंड से, फ्रांस से, हॉलैंड से और अन्य क्षेत्रों से भी लोगों का आना हुआ। इसके साथ ही भारत के ही अंदर कुछ अन्य ऐसे शासक थे जो एक तरीके से मुगल सम्राट को या तो अपना सर्वोपरि मानते थे और या इस बात पर विश्वास करते थे कि इससे मैत्री संबंध रखे जाएं। तो उसमें ऐसे संबंधों को राजनयिक संबंध के रूप में देखा जा सकता है, ऐसे संबंधों को राजनीतिक संबंध के रूप में देखा जा सकता है। और इन राजनीतिक संबंधों में भी इन पुरस्कारों का, इन उपहारों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता था। उन्हें सम्मान और आदर का प्रतीक माना गया, आदर का सूचक माना गया।
राजदूत राजनीतिक प्रतिद्वंदी शक्तियों के मध्य संधि और संबंधों के द्वारा समझौता कराने का काम करते थे। ये था मूल रूप से राजदूतों का कार्य, प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक शक्तियों के बीच समझौता कराना, मामलों को सुलझाना और इस तरीके के कार्य करना, इसमें राजदूतों का मुख्य रूप से हाथ माना जाता है। इन परिस्थितियों में उपहारों के संबंध के निर्णायक में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। यानी किस तरीके के उपहार किस तरह के समझौतों की एवज में दिए जाते थे, ये एक काफी अहम मुद्दा होता था, काफी अहम विषय हुआ करता था। अंग्रेज राजदूत इस बात से बहुत निराश हुआ था कि उसके द्वारा जो उसने अंगूठी को आसफ झा को जो उसने अंगूठी दी थी, उसे आसफ झा ने इसलिए स्वीकार नहीं किया कि उसका मूल्य केवल 400 रुपए था। तो यानी जो उपहार दिए जाते थे, जो भेंट दी जाती थी, ये किसी बात का परिचायक थी, प्रतिष्ठा का परिचायक थी, शक्ति का परिचायक थी और पदवी का भी परिचायक तो थी ही। शाही परिवार इतिवृत्तों में, जिनका मैं जिक्र प्रारंभ में कर चुका हूं, मुगलों की घरेलू दुनिया के लिए यानी उनके अंदरूनी दुनिया के लिए एक शब्द का उपयोग हुआ है जिसके कहते हैं हरम। हरम शब्द का जो प्रादुर्भाव है या हरम शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो फारसी से है और हरम का अर्थ होता है पवित्र स्थान। मुगल शाही परिवार में बादशाह की पत्नियां और उपपत्नियां, माता, सौतेली उपमाताएं, बहनें, पुत्रियां, पुत्र, चाची, मौसी, बच्चे और महिला सेविकाएं तथा गुलाम सभी लोग रहते थे। ये सब लोग सोचिए शाही परिवार का हिस्सा माने जाते थे, महिला सेविकाएं और गुलाम भी। शासकों की तो अक्सर कई पत्नियां हुआ करती थीं। शाही परिवार में जो मुगल शाही परिवार हुआ करते थे, मुगल कालीन, इसमें हम महिलाओं को मूलतः 3 वर्गों में बांट सकते हैं। 3 तरह की महिलाएं मुगल शाही परिवार में हुआ करती थीं। पहला वह श्रेणी, उस श्रेणी की महिलाएं जो बेगम कहलाती थीं। दूसरा वह श्रेणी जिसमें महिलाएं अगहा कहलाती थीं और तीसरा अगाचा। ये तीनों श्रेणियां अपने तय बिल्कुल अलग अलग थीं। शाही परिवारों से मुगल परिवार में जो आई हैं वे लोग बेगम रहती थीं, अर्थात शाही संबंध रहे हों, शाही ताल्लुकात रहे हों और शाही परिवार से ही किसी अन्य शाही परिवार से यदि यहाँ ब्याही गई हैं तो वे महिलाएं बेगम कहलाती थीं। और ऐसी महिलाओं को पति के द्वारा, होने वाले पति के द्वारा काफ़ी विशाल संपत्ति, बहुत सारी बहुमूल्य वस्तुएं और उसके साथ ही विवाह के समय वस्तुओं के अलावा बहुत बड़ी राशि इन्हें मेहर के रूप में दी जाती थी। तो मेहर के अलावा ये महिलाएं अन्य 2 वर्गों से इस मामले में भी अलग थीं कि इन्हें समाज में या शाही परिवार में सर्वोच्च स्थान मिला था। महिलाओं में ये सबसे ऊंचा स्थान पाती थी और सबसे ज़्यादा सम्मान की मानी जाती थी। जो दूसरे श्रेणी की महिलाएं थीं जिन्हें अगहा कहा जाता था, ये महिलाएं बेगम जैसी शाही परिवारों से नहीं आई रहती थीं, कुलीन परिवारों से नहीं रहती थी। ये उस तरीके से उस तुलनात्मक दृष्टि से निम्न श्रेणी की परिवारों से आई हुई रहती थीं और इन्हें किसी न किसी कारण से सम्राट ने पसंद करके उसे अपने शाही परिवार में मिलाया है, तो इसलिए उन्हें अपने परिवार में मिलाने पर भी उन्हें दूसरी श्रेणी में रखा गया और उन्हें अगहा कहा गया।
बेगमों से निश्चित रूप से बेगमों को इन अगहा महिलाओं की तुलना में बहुत ऊंचा स्थान मिलता था और उसके साथ ही सम्मान और दर्जा भी इनका काफी ऊंचा हुआ करता था। इन महिलाओं का जो क्रम था उसमें जो तीसरी अगाचा श्रेणी की महिलाएं थी, उनका स्तर राजतंत्र में जुड़ी महिलाओं के पदानुक्रम में सबसे नीचे, जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि अगाचा महिलाएं इसमें सबसे नीचे रहती थीं और इन्हें एक तरीके से मासिक भत्ता मिलता था और अपने अपने स्तर के अनुसार इन्हें कुछ उपहार दिए जाते थे और विभिन्न कारणों से इन अगाचा महिलाओं को शाही महल में स्थान दिया गया था। उल्लेखनीय है कि वंश पर आधारित ये जो पारिवारिक ढांचा जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, ये कोई स्थायी चीज नहीं थी, पूर्ण रूप से स्थायी तो कतई नहीं थी। यदि पति चाहता था और उसके पास कानूनी रूप से विवाहित 4 से कम पत्नियां हों तो अगहा अथवा अगाचा को भी बेगम का स्तर प्रदान कर सकता था, बेगम का स्थान दे सकता था। ऐसा मालूम होता है इन इतिवृत्तों से कि प्रेम और मातृत्व के आधार पर ऐसी महिलाएं विधि सम्मत विवाहित पत्नियों के स्तर को कई बार पाने में सफल भी हो जाती थी। तो उस समय भी ऐसे हमें अनेक उदाहरण मिलते हैं जिसमें शाही परिवार के अंतर्गत ऐसे बहुत से लोग थे जो स्वयं खून से उनका उन सम्राट से वैसे तो संबंध नहीं था, लेकिन या तो उनके लिए सम्राट की सेवा में रहते थे, सम्राट से जुड़े रहते थे, या अन्य इस तरह के कुछ कारण थे, इसलिए उन्हें शाही दरबार का हिस्सा माना जाता था। और कई बार तो प्रेम और मातृत्व के आधार पर भी पत्नियों का स्तर उन्हें दे दिया जाता था। मुगल परिवार में पत्नियों के अतिरिक्त कुछ अन्य लोग भी हुआ करते थे जिसमें महिलाएं भी थीं और पुरुष भी थे और एक तरीके से ये गुलाम थे। महिलाएं और पुरुष का गुलाम के रूप में मुगल दरबार में उपस्थिति एक सामान्य बात थी और ये जो महिलाएं और पुरुष शाही परिवार का जो हिस्सा थे, उसका आधार था, इनके चयन का आधार था इनका बुद्धि कौशल, इनका साहस, इनकी निपुणता और कार्य को परिपूर्ण उचित तरीके से संपन्न करने की क्षमता। सो इस प्रकार ये किसी सर्विस के लिए, परिवार को किसी सर्विस के लिए ये लोग लाए जाते थे और गुलाम के रूप में रहते थे। मुगल दरबार में गुलाम हिजड़ों, जिसे हम ख्वाजा सर के नाम से भी कहते हैं, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। गुलाम भी और ख्वाजा सर भी मुगल सामाजिक व्यवस्था के, मुगल शासकीय व्यवस्था के एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू हुआ करते थे। वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे परिवार के अंदर, परिवार के बाहर, और ये एक तरीके से रक्षक हो सकते थे, नौकर के रूप में कार्य करते थे, अन्य बहुत सारी सेवाएं देते थे। और बाहर की ओर बात करें तो व्यापार में जो महिलाएं रुचि रखती थी उनके एजेंट के रूप में भी ये महिलाएं काम करती थीं। तो इस प्रकार सूचनाओं का जरिया भी ये गुलाम और ख्वाजा सर आदि हुआ करते थे। राजनीतिक संबंधों के निर्धारण में भी महिलाओं का बहुत अहम उनकी भूमिका हुआ करती थी। इन 3 श्रेणियों में यदि जो श्रेणी बताई गई है, जिसमें पहली श्रेणी थी शाही परिवार से आई हुई, तो दूसरी श्रेणी भी ऐसी थी जो शाही परिवार से तो नहीं थी। तो जो पहली श्रेणी जो थी
जिसमें शाही परिवार से आई हुई महिलाओं के साथ विवाह किया गया। ये महिलाएं एक तरीके से कह सकते हैं उस राजनयिक संबंधों का भी हिस्सा थी जिसके लिए मुगल सम्राट और तत्कालीन शासक सदैव तत्पर रहते थे, खासकर राजपूत लोग। दूसरे शब्दों में राजनयिक संबंधों के निर्धारण में भी विवाह एक अहम भूमिका निभा रहा था, खासकर जैसा मैंने कहा मुगल और राजपूतों दोनों के लिए। इसके अलावा बहुत बार ऐसा भी देखा गया कि मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए भी विवाह एक बहुत बढ़िया माध्यम माना गया और उसके रूप में इसका सतत उपयोग किया गया। विवाह के समय लड़कियां तो दी जाती थीं, वधू के रूप में जाती थीं, साथ ही साथ एक एक भौगोलिक क्षेत्र भी इनके साथ दे दिया जाता था, भेंट के रूप में, पेशकश के रूप में। यह विभिन्न शासक वर्गों के बीच जो पदानुक्रमित संबंधों की निरंतरता को सुनिश्चित करने में बहुत योगदान देता था। इतिहासकारों का तो मानना है कि इस प्रकार के विवाहों और इस प्रकार के संबंधों के फलस्वरूप जो संबंध विकसित होते थे वे मुगल बंधुता के एक तरह के व्यापक तंत्र का निर्माण करने में सफल हो सके। यानी वैवाहिक संबंध और पदानुक्रमित संबंध, इनसे जो मुगलों की भावनाएं थी समाज के प्रति, बंधुता की भावना, वो उसका एक हिस्सा था, उनके व्यापक तंत्र का, एक मशीनरी का, राजनीतिक तंत्र का हिस्सा हुआ करता था। और वैवाहिक संबंध भी जो होते थे उसको वैवाहिक संबंध इसलिए कई बार किए जाते थे ताकि विशाल साम्राज्य को एकीकृत करने में सहायता मिले। साम्राज्य जितना विशाल हो चुका था उसको संगठित करने में, उसको बांधे रखने में, उसको एक तरीके से एक सुनिश्चित आकार देने में इन विवाह संबंधों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उस काल में निभाई थी। मुगल काल में महिलाओं की यदि हम भूमिका की बात करें कि महिलाएं उस काल में कितनी अहम थीं, तो इसका इतिहास इस बात का साक्षी है कि नूरजहां अपने पति को पूरी तरह प्रभावित करके उसने पूरी तरह से सत्ता अपने हाथ में संभाल ली थी। इस काल में शाही परिवार की महिलाओं की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका देखी गई। जहांगीर के काल में नूरजहां का प्रभाव इतना ज़्यादा था कि कोई भी निर्णय, कोई भी शासकीय निर्णय, महत्वपूर्ण निर्णय बिना उसकी सहमति के नहीं लिए जा सकते थे, बिना उसकी जानकारी के नहीं लिए जा सकते थे और अंतिम निर्णय पर नूरजहां की सहमति का होना अत्यावश्यक था। दूसरे शब्दों में जो पूरा प्रशासन था जहांगीर के काल का, इसमें कोई शंका नहीं कि वह नूरजहां केंद्रित हो गया था और जहांगीर एकमात्र बादशाह के रूप में अपने को स्थापित रखा था, लेकिन वास्तव में पूरी सत्ता, पूरा प्रभाव, पूरी ताकत, पूरे अधिकार नूरजहां के हाथ में थे। तत्कालीन ग्रंथों में इस बात का सतत उल्लेख है कि झरोखा दर्शन में भी नूरजहां जहांगीर के साथ जाया करती थी। नूरजहां के नाम से तत्कालीन मुगल शासन में बहुत बार सिक्के भी निकाले गए और बाकायदा उसमें उसका नाम भी लिखा जाने लगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महिलाओं का दर्जा मुगल काल में काफ़ी महत्वपूर्ण था। राज्य संबंधी सभी महत्वपूर्ण निर्णय नूरजहां की अनुमति के बिना तो हो ही नहीं सकते थे और वह इतनी ताकतवर हो चुकी थी
कि बहुत बार जहांगीर अपने को असहाय भी पाता था। एक जगह तो जहांगीर ने लिखा भी है कि मुझे एक सेर शराब और आधा सेर मांस दे दिया जाए, बाकी मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। यानी कल्पना कर सकते हैं कि मुगल कालीन समाज में, मुस्लिम समाज में, इस्लामिक समाज में महिला का इतना वर्चस्व हो, इतना दबाव हो, इतना प्रभाव हो कि उसमें तत्कालीन सम्राट अपना सब कुछ उस पर न्यौछावर कर दे, सब कुछ उसको दे दे, संपूर्ण शासन, संपूर्ण सत्ता उसे दे दे। नूरजहां के बाद तो स्थितियां तदनुसार बदल भी गईं। स्वाभाविक था, शाही परिवार की महिलाओं ने जब नूरजहां के रवैये को देखा और नूरजहां के शासन को देखा और नूरजहां द्वारा अपनाए गए हथकंडों को और तरीकों को देखा, तो वे भी पीछे क्यों रहते। शाहजहां की जो उस समय की मुगल रानियां और राजकुमारियों ने भी धीरे धीरे वित्तीय व्यवस्था पे जोर देना शुरू किया, वित्तीय व्यवस्था में अपने को लाना शुरू किया और उसमें नियंत्रण करने की कोशिश करने लगे, क्योंकि आखिर धन ही सब कुछ है, तो सबकी नजरें धन पे थी। शाहजहां की जो दो पुत्रियां थीं, जहान आरा और रोशन आरा, कहा जाता है कि इनकी वार्षिक आय बहुत सारे मनसबदारों की तुलना में भी बहुत ज़्यादा थी। बहुत सारे मनसबदारों की वार्षिक आय से भी ज़्यादा थी। मनसबदार, आपको याद होगा, सत्ता के क्षेत्रीय केंद्र हुआ करते थे मुगल काल में, और जो राजस्व कर लिया जाता था वो इन्हीं के माध्यम से लिया जाता था। इनसे ज़्यादा आय, वार्षिक आय होना इन रानियों का कुछ इशारा करता है। जहां आरा को तो सूरत के बंदरगाह से बहुत ज़्यादा वार्षिक आय मिलती थी। मानो सूरत का बंदरगाह, उसकी सारी आय जहां आरा को ही जाएगी, ऐसा था। और सूरत का बंदरगाह इतना महत्वपूर्ण, उस समय तो वह पश्चिमी जगत से यही बंदरगाह का सारा व्यापारिक और जहाजी संबंध हुआ करता था, और इसलिए सूरत बंदरगाह सर्वाधिक लाभप्रद बंदरगाह था। उसकी सारी आय जहां आरा को जाती थी। योजनाओं में जो शासकीय योजनाएं बनती थी, शासकीय नीतियां बनती थी, और साथ ही साथ जो भी ऐसी, उसमें जहां आरा और रोशन आरा का महत्वपूर्ण हाथ होता था। यहाँ तक कि शाहजहां ने जो शाहजहानाबाद को स्थापित किया, तो उसकी जो डिज़ाइन है या उसकी जो बहुत सारी योजनाएं हैं, खासकर स्थापत्य संबंधी योजनाएं, बिल्डिंग की स्थापत्य कला के बारे में जितनी योजनाएं थीं, उसको बनाने में या उसको कंसीव करने में जहां आरा की बहुत बड़ी भूमिका है। इसके साथ ही जहां आरा ने एक 2 मंजिला भव्य कारवां सराय वहाँ निर्मित करवाया। कारवां सराय अपनी विशालता के लिए बहुत प्रसिद्ध है, और इसको बनाने का श्रेय जहां आरा को जाता है। इसके साथ ही चांदनी चौक, जो शाहजहानाबाद का, तत्कालीन शाहजहानाबाद का हृदय स्थल हुआ करता था, चांदनी चौक, आज भी दिल्ली में चांदनी चौक है। उस चांदनी चौक की जो रूपरेखा बनी है, उस रूपरेखा को पूरा बनाना और उसको स्वीकार करना, उसको अप्रूवल देना, स्वीकृति देना, इसके लिए भी जहां आरा को श्रेय दिया जाता है। शाही परिवार की महिलाओं में से अनेक उच्च कोटि की बहुत ब्रिलियंट, प्रतिभावान और विदुषी महिलाएं भी थीं। गुलबदन बेगम, जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया है, जो मुगल सम्राट बाबर की पुत्री थी और उसके बाद जो सम्राट हुए हुमायूं उसकी बहन थी,
साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि महान सम्राट अकबर की फूफा या बुआ थी, वो भी एक महिला ही थी। इसी प्रकार की शाही परिवार की महिला थी, लेकिन उसे तुर्की और फारसी का ज्ञान बड़ा अच्छा था और इन दोनों भाषाओं में उसे बड़ी कुशलता थी लिखने में, बड़े कुशलतापूर्वक लिख सकती थी। अकबर ने जब दरबारी इतिहासकार अबुल फजल को अपना इतिहास, अपने शासन का इतिहास, अपने शासन का विवरण लिखने के लिए उसने नियुक्त किया, तो उसने गुलबदन बेगम से भी आग्रह किया था कि वो बाबर और हुमायूं के समय के संस्करणों को लिख डालें। और इस आग्रह के पीछे कारण यही था कि गुलबदन बेगम बहुत पढ़ी लिखी और दोनों भाषाओं में, तुर्की और फारसी में, अच्छी पकड़ रखने वाली महिला थी। अकबर ने जब गुलबदन को यह अनुरोध किया था कि पुराने शासकों के बारे में, जिसके काल को उसने देखा है, बाबर की पुत्री के नाते, हुमायूं की बहन के नाते, तो उस काल के बारे में एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन वो लिखे, लिपिबद्ध करे, ताकि जो अबुल फजल है, जिसको अकबर ने नियुक्त किया था, वो अबुल फजल उसका लाभ लेकर आगे बढ़े और ग्रंथ को पूरा कर सके। 1587 में गुलबदन बेगम ने अंततः हुमायूं नामा का लेखन शुरू किया और ये जो पुस्तक है गुलबदन बेगम की, ये वास्तव में मुगल काल की सामाजिक इतिहास के बारे में बहुत अच्छा विवरण देती है, बहुत सटीक विवरण देती है और बहुत विस्तृत विवरण देने के कारण मुगल काल के इतिहास के पुनर्निर्माण में बहुत मदद करती है। हुमायूं नामा वही एक पुस्तक है, वही एक ग्रंथ है जिसने मुगल काल के घरेलू दुनिया से हमें परिचित कराया। आईने अकबरी, उससे जानकारी हमें सांख्यिकी की जानकारी जहां मिलती है, अकबरनामा के पहले 2 भागों से तत्कालीन इतिहास की जानकारी जहां मिलती है, वहीं हुमायूं नामा से गुलबदन बेगम ने जिसे लिखा, उससे हमें मुगल सम्राट, मुगल शासन की घरेलू दुनिया की जानकारी काफी मिल जाती है।